हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जेएससी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 27 यानी जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। जी हाँ, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ, जो कि आपको शाम को 7 बजे पर डे हमारे इसी चैनल पर वीडियोज़ के फॉर्म में आपके जनरल स्टडीज़ का एक वीडियो मिलता है। और प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ वो जेएससी अल्टीग्रेड 2018 के परीक्षा के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जिसमें उसी रेशियो में क्वेश्चन रखे गए हैं जिस तरीके से 2018 जेएससी अल्टीग्रेड में जनरल स्टडीज का जो है पेपर आया हुआ था। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन शामिल हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछे गए जो सामान्य अध्ययन प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट शामिल हैं वो ये सारे सब्जेक्ट हैं शामिल हैं, यानी कि आपको कंप्लीट एक जो है प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके बिल्कुल एग्जाम के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो आपको लिखित तौर पर मिल जाए, क्योंकि विकल्प के अतिरिक्त मैं कई सारी चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ों को बताता हूँ जो आपको लिखने की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन करने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो आप हमारा एक पेड ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय यानी सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं क्या? प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, RFCS, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से एक सही है। सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है आपका यहाँ पर प्रोटोकॉल्स। जी हाँ, तो क्या सही विकल्प है? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का समूह प्रोटोकॉल्स कहलाता है और प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को मानवीकृत करते हैं। क्या करते हैं? डेटा ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को मानवीकृत करते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस डिवाइस को नेटवर्क पर संचार हेतु पहचान प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर है जीएनपी और जीडीपी। ठीक है, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है आपको बताना है। 4 विकल्प है। सकल विदेशी विनियोग का और शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, विदेशों में शुद्ध साधन आय का। ठीक है, मतलब आप क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है डी, यानी विदेशों में शुद्ध साधन आय का। यह आपका सही विकल्प है। तो इसमें जो है ये आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, तो जीडीपी यानी किसी देश की घरेलू सीमा में के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य है। क्या? जीडीपी। और जीएनपी क्या है? देश के नागरिकों, चाहे वो देश के हों और विदेश के हों, द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है, तो जीएनपी बराबर जो है क्या क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों में शुद्ध कारक आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी अंतर क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का। क्या अंतर होता है जीएनपी और जीडीपी में? विदेशों से शुद्ध साधन आय की प्राप्ति का अंतर होता है। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR में वृद्धि का परिणाम होता है क्या? 4 विकल्प है। बैंकों के पास कम नकदी, ठीक है, सरकार को अधिक संसाधनों की प्राप्ति, और अगला विकल्प है बैंकों की लाभदायिकता में कमी, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, यानी तीनों विकल्प जो लिखे हुए हैं वो सब सही हैं। ठीक है, क्या आरबीआई अधिनियम 1962 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि SLR में वृद्धि से बैंकों के पास ऋण देने हेतु नकदी घटती है और सरकार को संसाधन मिलते हैं, बैंकों की लाभदायिकता कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या है? आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 4 विकल्प है। इंडेक्ट से, अमेट की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से, जहाजी बिल से। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना सही क्या है। तो सही विकल्प है आपका ए। क्या विकल्प सही है? ए, यानी इंडेक्ट से। ठीक है, तो आयातक सर्वप्रथम विदेशी विनिमय हेतु आरबीआई से स्वीकृति लेता है और इसके बाद आयातक क्या करता है? आपूर्ति हेतु निर्यातक को इंडेक्ट भेजता है। क्या भेजता है? इंडेक्ट। इंडेक्ट मतलब वस्तुओं की आपूर्ति हेतु लिखित आदेश। इंडेक्ट का मतलब क्या है? वस्तुओं की आपूर्ति हेतु लिखित आदेश भेजता है और इसी से आयात प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं निम्न में से किस मसालों को मसालों का राजा कहा जाता है? 4 विकल्प है। हल्दी, अदरक, काली मिर्च और लहसुन। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, और इससे जो है इसमें पिपेरिन नामक तत्व जो है तीखापन का इसका मुख्य कारण होता है। मसालों के साथ साथ औषधीय गुणों से भी यह क्या होता है?
युक्त होता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इसके जो हैं केरल है, असम है, मेघालय है एवं पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है। पहला है बरेली, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है अमेठी, चौथा है सुल्तानपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है रायबरेली। जी हाँ, क्या विकल्प सही है? रायबरेली। ठीक है, तो रायबरेली आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो एक जगह है लालगंज, वहीं पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, और इस जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है और इससे बड़ी जो है पहले नंबर पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर तमिलनाडु में है और दूसरी है रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला पंजाब में है और तीसरा जो है ये है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? 4 विकल्प है। पहला है बिहार एवं मध्य प्रदेश, झारखंड एवं बिहार, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी क्या है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसका सही विकल्प है। थारू जनजात खास करके ज़्यादातर जो है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर जनपद में मिलता है और इन्हें जो है विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2025 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिनको क्या बोला जाता है आरआरबी, के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है? 4 विकल्प है, 18, 22, 24 और 28। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसका जो सही विकल्प है वो है 28। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 26 भी मिलेगा, आगे हम बताते हैं यह क्यों है। ठीक है, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने एक राज्य एक आरआरबी सिद्धांत के तहत 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिन्हें आरआरबी के विलय की अधिसूचना जारी की। ठीक है, जिससे ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई? 28 हो गई। यह विलय जो मई जो है 2025 से प्रभावी हुआ, यानी 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ और इसका सिद्धांत एक राज्य एक आरआरबी है और यह आरआरबी के चौथे चरण का एकीकरण है। ठीक है, और विलय के बाद देश में 28 आरआरबी शेष रहेंगे, जिसमें 26 जो है राज्य में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो अगर विकल्प में 28 ना रहे 26 रहे तो आप 26 भी सही मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? 4 विकल्प है, कालीबंगा और रोपड़, हड़प्पा और कोट दीजी, मोहनजोदाड़ो और लोथल, धौलावीरा और भगत्राव। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी क्या है? मोहनजोदाड़ो और लोथल। क्या विकल्प सही है? मोहनजोदाड़ो और लोथल। ठीक है, तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो से नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है और लोथल से नाव का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है समुद्री व्यापार भी करती थी। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? 4 विकल्प, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी सूर्य देवता से संबंधित है। आप ध्यान से समझिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, इससे जो है अंग्रेजी में ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा। ठीक है, इसका निर्माण काल जो है लगभग 1836 ईस्वी से इसका निर्माण काल लगभग 1236 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके निर्माता जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम थे। ठीक है, निर्माण सामग्री में जो है लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है और यह जो है स्थापित शैली में कलिंग शैली, जिसे नागर शैली का रूप बोला जाता है, उसमें जो है इसकी स्थापना की गई है और मंदिर की संरचना सूर्यदेव यानी के रथ के रूप में निर्मित है, जिसमें 24 विशाल पहिए हैं और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, और जो है इससे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा और इसका किसी भी रूप में व्यवहार वर्जित होगा। ठीक है, संसद ने इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। बाद में इस अधिनियम को संशोधित कर सिविल राइट्स एक्ट 1976 नाम दिया। ठीक है, बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन
सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पहला है संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, तो यह आपका सही विकल्प है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को अधिकांश मामलों में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, और जब कि अमेरिका जैसे देशों में अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम शासन प्रणाली है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, यानी हमारा देश लोकतांत्रिक है, ये के हाथों में हमारी सत्ता नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? 4 विकल्प हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ख्वाजा मौदूद के। ठीक है, तो 4 विकल्प है भैया, इनमें से आपको बताना है कौन सही है। तो इसका जो सही विकल्प है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ख्यान से समझिएगा। चिश्तिया सूफी संप्रदाय की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी व उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। ठीक है, भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और ये कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने अजमेर जो कि राजस्थान में है वहाँ पर अपना स्थायी निवास बनाया और भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किसको? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई और इनके प्रमुख शिष्य किसके? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो है जो प्रमुख शिष्य थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी समा को ईश्वर से जुड़ने का साधन मानते थे। किससे जुड़ने का साधन मानते थे? ईश्वर से जुड़ने का साधन क्या था उनका? समा, यानी जिसको हिंदी में भक्ति संगीत बोलते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? 4 विकल्प है भैया, 4 विकल्पों में से जो है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है औरंगजेब। ठीक है, मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसके जो है उसकी सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, इसकी जो संख्या लगभग 33% थी, यानी जो इसकी सेना के जो अधिकतर जो सेनापति थे लगभग 33% वो हिंदू थे। ठीक है, तुलना में जो है शाहजहां के समय हिंदू सेनापतियों की संख्या केवल 24.7% थी। और यह तथ्य दर्शाता है कि औरंगजेब ने अपनी सामरिक व प्रशासनिक मजबूती हेतु बड़ी संख्या में हिंदू सरदारों को सेना में स्थान दिया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प है, झेलम, ठीक है, और सिंधु, सतलुज और ब्यास। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो इसमें जो है जो सही विकल्प है वह है आपका सिंधु। ठीक है, जो पंचनद है उस पंचनद का मतलब होता है 5 नदियाँ। ठीक है, ये 5 नदियाँ चाहे उसमें है सतलुज है और ब्यास है। ठीक है, सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, लेकिन उसमें जो है ये आपका सिंधु नदी नहीं है, यानी सिंधु नदी यहाँ पर आपका विकल्प सही है। ठीक है, और ये पंजाब की का नाम भी इन्हीं 5 नदियों से पड़ा है। ठीक है, पंजाब का जो नाम है इन्हीं 5 नदियों के नाम पर पड़ा है। सिंधु नदी इसका भाग नहीं है। ठीक है, और सिंधु नदी मानसरोवर झील यानी तिब्बत से निकलती है और आगे चल करके मिथानकोट यानी पंजाब के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। मतलब पंचनद में शामिल नहीं है लेकिन उसके जल को प्राप्त करती है। अंततः सिंधु नदी अरब सागर जो कि कराची के पास में जाकर के गिर जाती है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आलिया बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में, तमिलनाडु में। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी गुजरात। आलिया बेट तेल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है और यह जो है भावनगर से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में स्थित आलिया बेट द्वीप पर है। ठीक है, और गुजरात के अन्य प्रमुख तेल क्षेत्र जैसे अंकलेश्वर और खंभात, जिसे लुनेज भी बोला जाता है, और कालोल भी है। क्या है? कालोल भी है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? 4 विकल्प है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और डलहौजी। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी, यानी लॉर्ड
रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन इसका जो सही विकल्प है। और इसके बाद आप थोड़ा सा जान लें, भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक इसी को बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए प्रावधान किया। और क्या क्या प्रावधान किया उसको जानते हैं। स्थानीय बोर्डों को कार्य करने व आय के साधन इन्होंने दिया। ठीक है, सरकारी बोर्डों का गठन किया। और क्या किया, सरकारी हस्तक्षेप को केवल कार्यों की समीक्षा तक सीमित कर दिया। ठीक है, और इनके अतिरिक्त और क्या कार्य किया था लॉर्ड रिपन ने, हंटर आयोग का गठन कराया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इन्होंने कर दिया, 1882 का स्थानीय स्वशासन अधिनियम लागू कराया। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है, इसमें से है सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचित्रा कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, क्या है, अरोड़ा आसफ अली, ये चौथा विकल्प आपका सही है। अरोड़ा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की युवा प्रतीक नेत्री माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बनकर आंदोलन में जनता का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। 4 विकल्प है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। ठीक है, तो 4 विकल्पों में से जो सही है वह है प्रतिषेध। जी हाँ, तो प्रतिषेध जिसे अंग्रेजी में प्रोहिबिशन बोला जाता है, जो कि रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो निम्न न्यायालय होते हैं या अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो होती है उनको उनकी अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्य करने से रोकना होता है। ठीक है, कि जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है उसी पर आप काम करो, उसके जो है ज़्यादा जाने की ज़रूरत आप नहीं है। ठीक है, तो जब कोई मामला जो है कानूनी रूप से अमान्य होता है तो कार्यवाही रोकने हेतु यह रिट जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग को की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। 4 विकल्प है, राज्य वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना सही है, मुख्यमंत्री। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो नीति आयोग है उसमें जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, परिषद के सदस्य होते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर किया गया, वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और संचालन परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके जो है मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल करते हैं। ठीक है, और प्रशासनिक जो इसकी संरचना है या इसकी जो बनावट है उसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो पदेन होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा किसी को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और संचालन परिषद यानी उसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद जो है विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान हेतु बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य परिधि में ऊंचाई कितनी होती है। लगभग मैं आपको बताना, कोई एग्जैक्ट नहीं होता है। लगभग 24,000 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर, लगभग 32,000 किलोमीटर, लगभग 38,000 किलोमीटर। तो इसका जो सही विकल्प है भाई वो है 36,000 किलोमीटर, यानी लगभग 36,000 किलोमीटर, यानी बी विकल्प आपका सही है, जो कि भूस्थैतिक उपग्रहों की जो है ऊंचाई के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, और इनकी गति पृथ्वी की गति के समान होता है। ऐसे उपग्रहों को जेस्टेशनरी जो है सैटेलाइट कहा जाता है। इनका कोणीय वेग पृथ्वी के समान होता है। पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है, 2013 को मेंशन किया गया है। 4 विकल्प है, चिली, चीन, पेरू और यूएसए। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, यानी कौन, चिली। क्या है, चिली। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा भैया, तांबे के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो है चिली है जो कि 28%, पेरू है 11%, चीन है 8%। तांबे का प्रयोग जो है प्रागैतिहासिक काल से होता आया है। ठीक है, तांबे को टिन के साथ मिश्रित करके कांसा, इसको ब्रोंज अंग्रेजी में बोलते हैं, और जस्ता के साथ मिश्रित करने पर पीतल जिसे ब्रास का बनता है। ठीक है, इसका प्रमुख जो उपयोग होता है विद्युत उपयोग, बर्तन निर्माण, अभियांत्रिकी और प्रिंटिंग व रंगाई,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? 4 विकल्प है, इनमें से आपको एक बताना है सही है जो इसमें से 3 जो है ऐसे हैं जो पर्यावरण क्षरण का कारण है और एक ऐसा है पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है। उसी को आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प है। पहला है बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, दूसरा है प्रयोग एंड यानी यूज एंड थ्रो का प्रारूप जो है सहज रहन सहन का प्रतिरूप, और नगरीकरण। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सहज रहन सहन। आदमी जब सहज तरीके से रहन सहन रहेगा, व्यवस्थित तरीके से रहेगा, तो पर्यावरणीय क्षरण जैसी कोई चीज़ हो भी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो इसका कारण है यहाँ पर ये नहीं कारण है, यानी इसके आधार पर, प्रश्न के आधार पर विकल्प ये 3 सही है। लेकिन जो इसका जो कारण है पर्यावरणीय क्षरण का वो है बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, जाहिर सी बात है, यूज एंड थ्रो यानी प्रयोग एंड फेंको का प्रारूप, और चौथा है नगरीकरण। ये तीनों कारण हैं, ठीक है, इसके पर्यावरण क्षरण का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किस देश ने जीता? भारत, इंग्लैंड, ईरान और स्कॉटलैंड। तो 4 विकल्प है भैया, इसमें सही है कौन? ये सही है भारत, ठीक है। कौन सही है? भारत, जी हाँ, ये करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत है, ठीक है। और कबड्डी विश्व कप जो है 2025 का आयोजन 17 से 23 मार्च 2025 के बीच इंग्लैंड में हुआ था, और पुरुष कबड्डी खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। महिला कबड्डी खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर, दोनों को भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। कबड्डी खेल में भारत की वैश्विक श्रेष्ठता पुनः सिद्ध हुई इससे, ठीक है। और आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? यहाँ पर है N और SO2, N2, SO2, CO2 और O3। तो इसमें आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है C यानी CO2। क्या नाम है इसका? CO2। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में CO2 बोलते हैं। यह गैस जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल, गैस के जलने से उत्सर्जित होती है, और वातावरण में CO2 की वृद्धि दर जो है लगभग 0.5% प्रति वर्ष हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, उसके बाद नंबर आता है मीथेन का जो CH4 है, ठीक है। उसके बाद जलवाष्प C2O है, और उसके बाद फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ठीक है। इन गैसों से वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर वायु शक्ति, जिसे विंड पावर भी कहते हैं। तो यानी वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पहला विकल्प है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। इसका जो सही विकल्प है वह है A यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो वायु शक्ति यानी विंड पावर में वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पवन चक्की जो विंड टरबाइन के पंखों को घुमाकर जनरेटर से जोड़ती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यह एक नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ब्लैक बॉडी नहीं करती है, क्या? आपको बताना है। यहाँ पर है विकिरण का उत्सर्जन, विकिरण का अवशोषण, विकिरण का अपवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 4 विकल्प है, इनमें से एक सही है। सही कौन सा है भैया? C विकिरण का अपवर्तन, ठीक है। ब्लैक बॉडी जो है कार्बन की एक आदर्श अवस्था है। यह उस पर पड़ने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। यह विकिरण का उत्सर्जन भी करती है, परंतु यह विकिरण का अपवर्तन नहीं करती है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। 4 विकल्प है क्लोरोफिल का, RNA का, DNA का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प है D यानी कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जबकि क्लोरोफिल और DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, RNA जिसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, में नाइट्रोजन का एक आवश्यक घटक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है? प्रतिरूपण का, उत्परिवर्तन का, प्रजनन का, संयोजन का। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है B यानी उत्परिवर्तन का, ठीक है। तो यहाँ पर जीन के भीतर क्षार अनुक्रम जिसे जो का परिवर्तन, ठीक है। जीन के भीतर क्षार अनुक्रम का परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है,
ठीक है। उत्परिवर्तन से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिलिपियां बदलकर नए जीन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, जो ह्यूगो डी व्रीज ने सांध प्रिमरोज नामक एक पौधा है जिसे इवनिंग प्रिमरोज भी कहा जाता है नामक पौधे पर प्रयोग करके उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ध्यान समझिएगा, कभी ये पूछा जा सकता है कि ह्यूगो डी व्रीज ने कौन से पौधे पर प्रयोग करके उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर विकल्प क्या सही होगा, सांध प्रिमरोज यानी इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूँ भाई। भारत और जापान ने, भारत और अमेरिका ने, भारत और रूस ने, भारत और बांग्लादेश ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भारत और रूस ने, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। सी विकल्प आपका सही है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। प्रारंभ में जो इसकी मारक क्षमता थी वो लगभग 290 किलोमीटर थी, लेकिन जो कि धीरे धीरे इसका जो है विस्तार किया गया। अब इसकी जो नवीनतम मारक क्षमता है वो बढ़कर लगभग 800 किलोमीटर हो चुकी है और इसका नामकरण जो रखा गया है ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की नदी है और मास्कवा जो रूस की नदी है, तो उन्हीं दोनों को मिला करके इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस, ठीक है भैया। यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपकी अच्छे और जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे आप उनको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।